तकलीफ होती है। नहीं तकलीफ में हो तो देना आदत पड़ेगी। ये सर हम जो 1000 रुपये ले रहे हैं ना, हाँ 1000 रुपये गिनती के लोग दे रहे हैं। हाँ नहीं गिनती के लोग को चल रहा है। हेलो 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 इसको थोड़ा इस तरफ से अच्छा ऐसा बस ठीक है। सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे। न झुककर बैठे न तनकर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव, सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों का अनुभव कर लें। आ रही श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को, देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण
पूर्ण होते जा रहे हैं और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। आती जाती वायु के इन प्रवाहों को अपने समूचे श्वसन तंत्र पर बहते हुए वायु के स्पर्श की भांति अनुभव कर लें, जैसे बाहर से आने वाला हवा का कोई झोंका जो देह को छूकर आता जाता हो, और जैसे वह देह पर अपनी स्पर्श अनुभूति दे रहा हो, अपनी छुअन अपने स्पर्श अनुभव करा रहा हो, शीतोष्ण की अनुभूति दे रहा हो, ठंडा अथवा गर्म लग रहा हो, अपने गुणधर्मों की पहचान करा रहा हो, ठीक वैसे ही देह के भीतर बहने वाली यह वायु के प्रवाह के समूचे मार्ग पर श्वसन तंत्र के समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों पर अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए बह रही है, अपने स्पर्श अनुभव करा रही है। समूचे श्वसन मार्ग पर वायु के प्रवाह के ये स्पर्श अनुभव करते चले। देह में वायु के प्रवेश द्वार पर यानी नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव कर लें। नासिका छिद्रों को छूकर देह में प्रविष्ट हो रही वायु नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए कपाल की ओर बह रही है, कपाल से कपोलों की ओर बहते हुए कंठ में, कंठ से श्वास नलिका में बहते हुए फेफड़ों में, फेफड़ों से परोक्ष गति कर रक्त में घुलकर हृदय में, और हृदय से समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलयती जा रही है, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। और देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुलकर समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में घनीभूत हुई, हृदय से फेफड़े, फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से कंठ, कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से वायु बाहर जा रही है। केवल मात्र इन्हीं प्रवाहों का चिंतन करें, मनन करें, दर्शन करें। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ कर दें। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से, निर्बाध गति से, निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है, और ये उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रभाव में बहते हुए परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल रही, गिनती भी बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते ही रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही, पुनः पुनः गिनती बदले। आने वाली श्वास के साथ पृथक गिनती, तो जाने वाली प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भली भांति जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को, अपनी नेचुरल ब्रीदिंग रिदम को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय एक और दो में बदल जाए। यह अनुपात एक और दो में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपने प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वो उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह,
वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रत भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु आने में जितनी गिनती हुई ठीक दो गुना गिनती जाने में। जैसे ही प्रश्वास निकलने प्रारंभ हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कसने की प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे, किंतु ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के बाद हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अभी हमारी आदत में ढल गया है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतना पूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, अंकुश लगाए थे, लगाम कसी थी, नियंत्रण किए थे, अब धीरे धीरे हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस बदली हुई प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। नियंत्रण के सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित हो गए। चेतन मन निष्क्रिय पड़ गया, सारे कॉन्शियस कंट्रोल छूट गए। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से अतिश्वास और उतने ही सहज भाव से जाति प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्वअनुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का, चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, क्रमशः कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलवन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलवन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलवन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास। यहाँ से उड़ियान बंद की प्रक्रिया भी साथ में जोड़ेंगे। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, सीने का विस्तार, उड़ियान बंद। श्वास बाहर रुकी हुई, धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सहज साधारण श्वास। यही प्रक्रिया पुनः एक बार दोहराएं। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, कंधे फैलाते हुए परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल छोड़ते जाएं, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला छोड़ते जाएं, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। श्वास बाहरी रुकी हुई, सीने का विस्तार, उड़ियान बंद। धीरे से सीना शिथिल, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास।
कितने लोग हैं जिन्होंने अनुलोम विलोम किया घर पे? सिंसियरिटी लेवल इज टू मच लो। ऐसे थोड़े ना चलने वाला है। फिर तो वो आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सब सपाट होता चला जाएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर ये फिजूल चले गए 15 दिन। मेरे तो ये समझ लो मेरे ऊपर तो जुनून है, इसलिए आप नहीं भी बुलाओगे तो मैं मेरे घर करता रहूंगा, और उसका मेरे को लाभ मिल रहा है, वो मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। तो मेरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। नुकसान में आप रहोगे। आपने व्यर्थ 15 दिन अगर खो दिए। घर पे अगर नहीं किया, अकेले अभ्यास नहीं किया, खुद को गाइड करते हुए नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और फिर तमाम अभी तक कम से कम आप 150 शिविर अटेंड कर चुके होंगे अलग अलग विधाओं के, और वो सब आपके जीवन में भी कितना हिस्सा बने वो आप बेहतर निर्णय कर सकते हैं। तो मेक इट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसका संबंध सीधा आपके प्राणों से है। इसको भी अगर आप सिंसियरली नहीं लेते हो तो फिर आप जीवन में कभी गंभीर हो ही नहीं सकते। जीवन में हर विषय के प्रति जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपको थोड़ी गंभीरता लानी पड़ेगी, सिंसियरली लेना पड़ेगा हर चीज को, तब परिणाम की अपेक्षा कर सकते हो। उसके बगैर कोई रिजल्ट आने वाले नहीं। फिर 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदे और पानी कहीं भी नहीं मिला, 100 फीट का एक गड्ढा खोद दो ना, पानी मिल जाएगा। तो आपको एक ही चीज पर स्टिक करना पड़ेगा और परिवर्तन अपने जीवनचर्या में लाना पड़ेगा, उसके बगैर सुधार आने वाला नहीं। तो आपको अपने घर पे अभ्यास करना नितांत अनिवार्य है, वरना आपकी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना जिम्मा पूरा कर दिया, आगे की बात आपके जिम्मे। तो स्वर परीक्षण कर लें। जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उससे शुरू करेंगे। केवल 2 आवृत्तियां अनुलोम विलोम की, आंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों के साथ, सीधा से। तो जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। एक आवृत्ति पूर्ण हुई, विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था दूसरी आवृत्ति प्रारंभ उसी स्वर से पुनः परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। हाथ नीचे। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। कल हमने जहाँ विषय को छोड़ा था वहीं से फिर प्रारंभ करते हैं। यहाँ से अब
सुषुम्ना के क्षेत्र में प्रवेश, उस मध्य मार्ग को जागृत कर देने का, चैतन्य कर देने का पहला प्रयोग शक्तिशालिनी मुद्रा, जिसकी अपन ने कल चर्चा की थी। उस सोई हुई शक्ति को जगा देना। तो उसके निकट चले जाने के लिए शून्य की अवस्था में जाना पड़े, तभी उसके निकट हम पहुंच सकते हैं। पहली बात तो ये बोध सबसे सर्वप्रथम कि वो जो प्रसुप्त अवस्था में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है वो कहाँ निवास करती है? मूलाधार पर। वहीं से प्रारंभ होगा, वहीं जाना होगा। तो जो प्रक्रिया है वो किस ढंग से की जानी है? दाहिने स्वर से पूरक। सदैव जब भी शक्तिशालिनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, पूरक दाहिने स्वर से। आंतर कुंभक, ये हमको पता है कैसे करना है। जालंधर को मूल पर लगा करके श्वास को अंदर रोकना। यथाशक्ति आंतर कुंभक के पश्चात विपरीत स्वर से, बाएं स्वर से रेचन। रेचन पूर्ण होते होते नाभि का संकुचन हो जाए, फेफड़े पूरी तरह रिक्त हो जाए, श्वास पूरा बाहर खाली, उस समय उड़ियान बंद लगा करके त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक, जो अभी हमने किया है। सुनने में अब ऐसा लगता है कि कितनी सारी क्रियाएं, सब एक क्रिया के छोटे छोटे अंश हैं, और ये सब हमने कर लिया है। बाह्य कुंभक की इस दशा में मूलाधार की मांसपेशियों को पूरी शक्ति से ऊपर की तरफ धक्का लगाना है। ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल्स को और छोड़ देना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर छोड़ देना है। ये हर आघात के समय ऊपर जाएंगे, तरंगे उठेंगी जो रीढ़ से टकरा जाएगी। जहां रीढ़ पर ये टकराहट आपको महसूस हो, बस वहां ध्यान लगा देना। वही मूलाधार चक्र की स्थिति है, वही कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, और 12 मन उसको धक्का लगा करके जगाने की चेष्टा करें। जैसे डंडे से फटकार लगा करके सोई हुई सर्पणी को जगाया जाए, ऐसे हम उस सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाने की चेष्टा करें। क्या करना है ठीक ठीक समझ में आ गया? फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। दाहिने से पूरक आंतर कुंभक, बाएं से रेचन बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक में मूलाधार का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से, तब तक जब तक आप श्वास सुख पूर्वक रोक सको, कंफर्टेबली रोक सको, उतनी देर करना है। चाहे एक ही स्ट्रोक लगे, लेकिन पूरा पावरफुल। जरूरी नहीं है कि 10-20 स्ट्रोक तक आप जाओ। हर स्ट्रोक पहले से दूसरे, पहले स्ट्रोक से दूसरा स्ट्रोक और ताकतवर और पावरफुल। सारी एनर्जी एक्युमुलेट कर लेना अपनी, जितनी इंटरनल एनर्जी, और उससे पूरी ताकत से धक्का ऊपर लगा देना। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं प्रारंभ। शक्तिशालिनी मुद्रा। बायां नथुना बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, दाहिने स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में अब बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। हर आघात पहले से और तीव्र होता जाए। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, आघात जनित संवेग, इन मांसपेशियों पर उत्पन्न हुई हलचल की तरंगे रीढ़ के जिस बिंदु पर, जिस अंतिम छोर पर जाकर घनीभूत हुई, वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये संवेग घनीभूत हुए हैं वही मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि अब केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। इन क्षणों में जब हम कोई हलचल नहीं कर रहे, तब भी वे संवेग, वे स्पंदन महसूस हो रहे हैं। वहीं ध्यान लगाएं। एक बार पुनः दोहराएंगे यही क्रिया। ठीक ठीक समझ में आ रहा है? बाएं नथुना बंद, दाहिने से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक,
बाएं से रेचन, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। हर आघात दूसरे आघात से और तीव्र होता जाए। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम संबंध शिथिल, सहज साधारण श्वास। उत्तर उत्तर प्रचंड होते संवेग, तीव्र होते स्पंदन, उन्हें आत्मसात करें। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में मूलाधार चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान लिया। ठीक ठीक समझ में आ रही बात? कुछ थोड़ा थोड़ा मांसपेशियों की हलचल की तरंगें जरूर महसूस की होगी आपने। वो टकराहट चाहे अनुभव नहीं हुई, लेकिन मांसपेशियों में हलचल हुई है, उसकी तरंगें स्पष्ट महसूस होगी। बस उन तरंगों का पीछा करना, वो आपको रीढ़ के आखिरी छोर तक पहुंचा देगी, जहां मूलाधार चक्र पर वो कुंडलिनी शक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सोई हो। उसी को जगा देना, बार बार धक्का लगाना ताकि वो द्वार छोड़ दे और हम ऊपर की तरफ चले। अगला प्रयोग दूसरा, इसका नाम है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली शब्द आया है वज्र से। वज्र किसको कहते हैं? इंद्र के हथियार। ना, इंद्र के हथियार। वज्र इंद्र का हथियार है, द वेपन ऑफ लॉर्ड इंद्र। हमारे पुराणों में बहुत सारे आख्यान, बहुत सारी कथा कहानियां इसको लेकर के प्रचलित हैं, लिखी गई हैं। उन सबसे कुछ संकेत दिए गए हैं, उन संकेतों को समझना। वज्र इंद्र का अस्त्र। तो इंद्र कौन? स्वर्ग के अधिपति। स्वर्ग क्या? एक ऐसी काल्पनिक दशा, अभी काल्पनिक दशा है। हाँ, जाना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन जिंदा जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है, और मरे बगैर स्वर्ग मिलता नहीं। चलो हम जीते जी स्वर्ग ले चले। स्वर्ग यानी ऐसी दशा जहां दुख की छाया भी न पड़ती हो, अक्षुण्ण सुख, अनइंटरप्टेड प्लेजर, जो हर कोई पाना चाहता है। तो ये सुख और दुख क्या है? मन की स्थितियां हैं। तो सुख और दुख दोनों को भोगने वाला मन ही इंद्र है। वो अधिपति है, हमारी सारी इंद्रियों का शासक है, और हमारी सारी इंद्रियां उसकी सेवा चाकरी में लगी रहती है पूरे जीवन। वो इंद्र है। और इंद्र कई बार असुरों से पराजित होकर के पदच्युत हुआ है, उसके पद से गिरा दिया गया, उसको हटा दिया गया। कई बार हुआ ऐसा। कब कब हुआ? जब तक इंद्र के हाथ में वो अस्त्र है वज्र, तब तक वो अजेय है। लेकिन असुरों ने कई बार वो अस्त्र छीन लिया, और स्वर्ग पर आसुरी शक्तियों का अधिपत्य, मन पर बुरे बातों का प्रभाव, व्यसनों का प्रभाव, यही तो है ना आसुरी शक्तियां, जो हमारे मन को अपने अधीन कर लेती हैं। ये हमारे साथ होता रहता है। तो वो अस्त्र जब तक हमारे हाथ में है, यानी, तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दोहा दिया है, पराधीन सपने हो सुख नहीं। सुख की कामना तो करते हो, लेकिन हो पराधीन। जब तक दूसरे के अधीन हो तब तक सुख सुलभ नहीं, स्वप्न भी सुलभ नहीं। सुख तो बहुत दूर की बात, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, उसके स्वप्न नहीं आते। तो इसलिए उसके लिए तो सुख दुर्लभ है। पराधीन कौन है? जो शक्तिहीन है, जिसकी शक्ति संचित है शरीर में, शारीरिक बल और मनोबल दोनों। केवल अकेला शारीरिक बल नहीं, शारीरिक बल के साथ मनोबल भी, जिसका दृढ़ है, वो सब मुश्किलों पर विजय पा जाता है, और इसलिए वो सुख का अधिकारी है। और जो शारीरिक रूप से
निर्बल है, मन से और भी ज्यादा निर्बल है, वो किसी भी काम में प्रवृत्त ही नहीं होता है। तो विजय पाना, उस काम को संपन्न कर देना, उसके लिए स्वप्न भी उसके नहीं है, सुलभ है उसको। तो शक्ति शरीर में संचित कैसे होती है? शरीर में रसायनों के पाचन से शक्ति निर्मित होती है। हमारे शरीर की जो केमिकल अरेंजमेंट्स हैं, वो इस तरह की जो फूड इंटेक, जो हम खाना खा रहे हैं, वो सब क्या है? भिन्न भिन्न रसायन ही है, रसायनों का कॉम्बिनेशन। उससे अलग अलग स्वाद की, अलग अलग वर्ण की, अलग अलग गंध की, अलग अलग आकार प्रकार की तमाम वनस्पतियां और तमाम खाद्य पदार्थ बने। वो सब है तो रसायनों का संयोजन। और अंदर जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो शरीर में ग्रंथियां हैं जो कुछ भिन्न रसायन बना रही है। जो रसायन हमने ग्रहण किए, उनके आधार पर निर्णय होता है कि किन किन ग्रंथियों को क्या स्राव करना है और क्या केमिकल बैलेंसिंग करना है। इनको सबको रासायनिक रूप से शोधित करके, प्यूरिफाई करके, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को अलग कर लेना है। क्योंकि वो घुले मिले हुए कुछ अपशिष्ट पदार्थों के साथ कुछ अवांछित तत्व भी अंदर गए, जिनकी जरूरत नहीं शरीर को। उन सबको मलमूत्र के रूप में शरीर से निकाल देना और जो पोषक तत्व हैं उनका संचय करना। ये क्रमशः उत्तरोत्तर शोधन होता है और रक्त, मांस, मेद, मज्जा और सबसे अंत में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में रजोवीर्य बनता है, जो शरीर में संचित होता है। और ये शरीर से मनोदशा के अधीन क्षय होता है। हमारी मनोदशा में उत्तेजना हो तो ये जल्दी क्षय होता है, और मन शांत हो तो इसका क्षय धीमा होता है। तो इस पर अपना निर्णय, जितना हमारी मनोदशा जितनी संतुलित होगी, जितना हमारा अधिपत्य अपने मन पर होगा, उतना ही इस शक्ति का संचय शरीर में होगा। और ये शक्ति अगर शरीर में संचित है तो मनोबल मजबूत होगा। जब मनोबल मजबूत है, शरीर की शक्ति दृढ़ है, तो फिर हर कार्य में आप प्रवृत्त भी होंगे और उसमें सफलता की संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी। तो ये शक्ति कैसे संचित हो? जिस मार्ग से, खास करके ये शरीर से जो रज और वीर है, ये हमारी यूरिनरी पैसेज से निकल करके बाहर जाते हैं, तो उसको संकुचित कर देना, उस मार्ग को संकीर्ण कर देना। जो प्रवाह तरल सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, उन तरल पदार्थों को पुश करके ऊपर की तरफ धक्का मार देना। तो यहाँ हम अपनी वज्र नाड़ी का संकुचन करेंगे, हमारी जेनिटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है। दूसरी क्रिया जो वज्रोली मुद्रा है, उसमें करना क्या है? दोनों स्वर से पूरक, आंतर कुंभक, फिर दोनों ही स्वर से रेचन, बाह्य कुंभक। और बाह्य कुंभक की दशा में जब आप श्वास पूरा खाली कर चुके हो, शून्य हो, उस समय वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन बार बार पूरी शक्ति से तब तक करना है जब तक श्वास बाहर कंफर्टेबली रुकता है। हर स्ट्रोक के पीछे तरंग जाएगी रीढ़ तक, उसको महसूस करना है। जिस जगह वो तरंग जा रही है मांसपेशियों के संकुचन की, वही स्वादिष्ठान चक्र है, उसकी पहचान। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कमांड करने वाला केंद्र है। और ये जितना सशक्त होगा, उतना ही अवांछित स्राव नहीं होंगे शरीर से। और ये अवांछित स्राव अक्सर इनसे संबंधित समस्याओं से महिला हो या पुरुष सब ग्रसित रहते हैं। कुछ न कुछ पर्टिकुलर एज के बाद तो बहुत सारी समस्याएं, मेनोपॉज के बाद महिलाओं को खास करके जो रासायनिक बदलाव आते हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतिस्राव हो जाता है, स्राव बंद भी होते हैं। तो सब चीज़ों को बैलेंस रखना। तो इस केंद्र को अगर हमने मजबूत किया तो सारे जीवन हमारे सारे स्राव बैलेंस रहेंगे, हार्मोनल इनबैलेंस नहीं होगा। और हार्मोनल इनबैलेंस अगर नहीं होगा तो हमारा जीवन बड़ा सुखद और निरापद निकल जाए। तो ये दूसरी क्रिया है वज्रोली मुद्रा। दोनों स्वर से पूरक करना है, आंतर कुंभक करना है, दोनों ही से रेचन, बाह्य कुंभक। और बाह्य कुंभक की दशा में वज्र नाड़ी का संकुचन विमोचन। बात ठीक ठीक समझ में आ गई? कर लेंगे। दोनों स्वर से पूरक करें, परिपूर्ण पूरक, दृढ़ता से आंतर कुंभक,
यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक की दशा में बलपूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। हर आघात पहले से और तीव्र होता जाए। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, आघात जनित संवेग, इन मांसपेशियों के संकुचन विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नाविक नियंत्रण केंद्र तक रीढ़ के जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही स्वादिष्ठान चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। जब जब मांसपेशी में हलचल होगी उस हलचल के पीछे आपका स्नायु तंत्र की भूमिका अनिवार्य है। जब तक स्नायु तंत्र क्रियाशील नहीं होगा तब तक मांसपेशियां हलचल कर ही नहीं सकती। तो मांसपेशियों की हलचल के बहाने हमने पकड़ा किसको है? मन को। मन तो है ही, पर जो स्नायुविक तरंगे हो रही है, जो नर्वस स्टिमुलेशन हो रहा है उसको पकड़ना है। जो अंदर तरंगे उठ रही है, मांसपेशियों में हलचल तो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है। हमने तय किया कि मुट्ठी बांधना कि नहीं बांधना, हमने तय किया कि इस मांसपेशियों को संकुचित करना, तो संकुचन तो हमारी इच्छा से हुआ। और उस संकुचन के पीछे, इस मानसिक निर्णय के पीछे तरंगे कहाँ थी? स्नायु तंत्र में। हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तब जाकर के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हुआ, नहीं तो नहीं होता। जिनको पैरालिसिस हो जाता है उनको क्या होता है? पर्टिकुलर नर्व्स काम करना बंद कर देती है और जैसे इनएक्टिव हुई आपके मस्कुलर सिस्टम पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता। तो अभी आप मस्कुलर सिस्टम को अगर एक्टिवेट कर रहे हो तो अल्टीमेट एक्टिवेशन कहाँ है? नर्वस सिस्टम। तो जो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है वहां ध्यान लीजिए। मांसपेशियों की हलचल तो केवल साधन मात्र है। साध्य क्या है? वो तरंगे जो रीढ़ तक जाकर के महसूस हो रही है, वहां है नर्वस कंट्रोलिंग सेंटर। तो पहचान मिलेगी स्वादिष्ठान चक्र। ये अब पता चलेगा। एक बार वो रिपीट करेंगे इसी क्रिया को। दोनों सुर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों सुर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चयन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक की दशा में बलपूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। हर आघात पहले से और तीव्र होता जाए। समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास। पेड़ू की मांसपेशियों पर जो हलचल हुई है उसकी तरंगे पेड़ू के ठीक पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। और स्पष्ट पहचान और प्रत्यक्ष बोध और साक्षात दर्शन हो गया है। अब हमने अपनी रीढ़ में स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। जैसे जैसे आप रिपीटिशन करते जाओगे क्रियाओं के संवेग, उनके स्पंदन आपको ठीक ठीक अनुभव होने लगेंगे। बस वो अनुभूति से ही आगे जाएंगे, मार्ग वहीं से आगे। हम फिजिकल लेवल से स्पिरिचुअल लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो वो यात्रा इन माध्यम से होकर के ही जाएगी। शरीर को पहले साधना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के उस आत्म तत्व पे हमारी पकड़ आएगी जो सब कुछ संचालित कर रहा है। तो दूसरी क्रिया ठीक ठीक समझ में आ गई। तीसरे प्रयोग की बात करते हैं। आज है समय पर्याप्त हमारे पास। तीसरा पड़ाव कौन सा है? सब चक्रों की अवधारणा आपके सामने स्पष्ट की थी। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे सम टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को कमांड करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है थोड़ा सा संक्षिप्त तो उसका हमको ज्ञान होना चाहिए सबको। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि अपने पाचन तंत्र से संबंधित
संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा देना चाहिए। ये नूडल्स और पिज्ज़ा बर्गर ये सब समाप्त हो जाएंगे, इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। पहले प्राइमरी क्लासेस में ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और क्या क्या इसके लिए अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, ये ज्ञान अगर पहले दे दिया जाए बच्चों को बचपन में, सारी समस्याएं उनका पूरी आयु सुखद हो जाएगी। हाँ, हाँ, वो भी अपनी जगह जरूरी है, पर कम से कम चलो आध्यात्म तो थोड़ा सा ऊपर के तल की बात हो गई। और वो अगर संस्कार बचपन से देना शुरू किए तो सबसे पहले तो शरीर को पुष्ट करो ना। शरीर पर जिन चीजों के दुष्प्रभाव रहे उनसे तो बचाओ बच्चों को। वो अगर बचा लिया आपने तो फिर संस्कार वो अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, एक सिस्टम बन जाएगा। तो हमको सबसे पहले तो अपने पाचन तंत्र के बारे में उनको ये बेसिक नॉलेज दे देना चाहिए। पाचन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। जैसे ही पहला कोर आपने अपने मुंह में रखा, पहला परीक्षण क्या होता है? स्वाद। सबसे पहला परीक्षण आपकी जबान पर टच करते ही उसके स्वाद का पता चलता है। स्वाद अगर मन के अनुकूल है तो आगे की प्रोसेस, अगर वो मन के अनुकूल नहीं है तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा। जो प्रिय है उसी को आगे अगले प्रोसेस में जाने की अनुमति। तो एक बार स्वाद से परख लिया, ठीक है। दूसरी भूमिका किसकी है? दांतों की और जीवा की दूसरी भूमिका। जब आप अच्छे से खूब चबाते हो, जब चबा रहे होते हो तो आपके जबड़े सक्रिय होते हैं। ये जबड़ों के जोड़ के यहाँ एक ग्रंथि है जो रसायन बनाती है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स है यहाँ पर, जो लार बनाती है। आपको कोई आपके पसंद के व्यंजन की खुशबू भर आ जाए तो कहते हैं मुंह में पानी आ गया। ये पानी कहाँ से आया? केवल खुशबू ही आई है। केवल खुशबू भी नहीं आई, किसी ने केवल नाम ही ले लिया, एकदम मुंह में पानी आ जाता। ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। कितना ऑटोमाइज सिस्टम है कि आपको केवल स्मृति भर हुई अपने प्रिय आहार की और इसने तय कर लिया कि बस उसको पचाने के लिए तैयार हो जाए। जबान के नीचे, जबान के ऊपर परत के नीचे और जबड़ों के जोड़ में सलाइवरी ग्लैंड से जैसे, और चबाने में दांत की और जबान की समान भूमिका है। जब तक आप अच्छी तरह से इसको क्रश नहीं करोगे तो रसायन जो ये बनने वाला है, जो यहाँ पहला बना है, ये उसमें प्रवेश कैसे करेगा? अंदर एक एक मॉलिक्यूल में कैसे चला जाएगा? और जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगा उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कैसे निकाल लेगा? इसकी भूमिका क्या है? आपके आहार में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, शर्करा तत्व, उसको ये सेपरेट कर लेगा। ये पहली केमिकल रिएक्शन मुंह में हो जाती है। आपने रोटी का एक कोर लिया मुंह में और थोड़ी देर चबाया, कुछ मिठास सा लगने लगता है। आपने कुछ भी साथ में लगाया नहीं, उसके कोई लेपन नहीं किया है, कोई मीठा नहीं लिया साथ में, केवल रोटी का एक पीस, और उसको थोड़ी देर चबाया। तो गेहूं से बनी हुई रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था गेहूं में, वो सेपरेट हुआ और वो जबान से टच करते ही आपको मिठास का स्वाद दिया उसने। तो ये पहली, और ये ग्लूकोज कितना उपयोगी है, यही स्टोर होता है बॉडी में एनर्जी टैब्स के रूप में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर में, और हर समय हमको सब काम करने के लिए जो मस्कुलर पावर चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो मानसिक पावर चाहिए, वो सारा पावर सप्लाई कहाँ से होता है? ये जिन लोगों को, जैसे कुछ को डायरिया हो गया, अब शरीर से सारी शक्ति निचोड़ गई, सबसे पहले क्या करते हैं? नॉर्मल सलाइन। और नॉर्मल सलाइन में क्या है? ग्लूकोज दिया जाता है, डेक्सट्रोज। उससे शरीर को शक्ति मिल जाती है और शरीर उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने के योग्य बन जाता है।
तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए जब भी भोजन करो, अब ये बात ध्यान रखना कि खूब अच्छे से चबा करके अगर भोजन करोगे तो ही उससे प्रॉपर ग्लूकोज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अच्छे से चबाना। ये हमारा ग्राइंडर है और आगे मिक्सर भी है। ग्राइंडर का काम ग्राइंडर से लो, मिक्सर का काम मिक्सर से। ऐसे नहीं कि ग्राइंडर का काम भी मिक्सर पर डाल दिया। अक्सर हम लोग यही करते हैं, मुंह में रखा और निगल लिया बिना चबाए। तो बहुत जल्दी में रहते हैं, हर काम में जल्दी है, हमको समय ही नहीं है। खाने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में यही समय आपके लिए सारे दिन भर की ऊर्जा देने वाला है आपको शरीर को। इसलिए पर्याप्त समय दो भोजन को। इसको सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता दो भोजन को। चबाना ठीक ठीक। अब यहाँ पर आपके कंठ में दो मार्ग परस्पर मिले हुए, श्वास नली और अन्न नली। जो कुछ भी स्वलो किया जाता है वो कंठ से होकर के अन्न नली में धकेल दिया जाता है। उस समय श्वास नली बंद हो जाती है। जिस समय कोर निकल रहे होते हो आप, श्वास नली बंद होती है और आहार नली खुल जाती है। वो आहार धकेल दिया जाता है अंदर। यहाँ पे भी अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट अंदर चला गया, कोई अवांछित पदार्थ अंदर गया, तो आपके पूरे अन्न नली पर नर्व रिसेप्टर से, नाड़ी तंत्र का के तंतु है, वो टेस्ट करते हैं। अगर कोई अवांछित पदार्थ उनके सेंसेशन में आ गया तो विपरीत एक्शन, अपोजिट रिएक्शन होती है। जो तरंगे नीचे ले जा रही थी अन्न को, विपरीत तरंगे उठती और वो बाहर धकेलती। तो क्यों वोमिटिंग होता है जब फूड पॉइजनिंग हो जाता है? तो ये कारण है। जैसे ही अवांछित पदार्थ अंदर गए, टेस्टिंग हुआ, जांच हुई, ये गड़बड़ है मामला, निकाल फेंको बाहर, वोमिट हो जाए। ठीक ठीक परीक्षण के दौर से गुजरा हुआ ये अन्न अब आपके स्टमक में जाता है। ये रबर की थैली की तरह ये फैल जाती है। जैसे आहार जितनी मात्रा जाती है उतना उतना ये फैलता जाता है। तो हर एक की अपनी अपनी आहार क्षमता अलग अलग है। उस हिसाब से वो अपना आकार छोटा बड़ा कर लेता है अपनी आदतों के अनुसार। फिर वहां जैसे अन्न का कोई कण आपके स्टमक में गया, वहां तुरंत एक्शन रिएक्शन शुरू, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। सारी मसल्स आपके पेट की सिकुड़ती और फैलती है, सिकुड़ती और फैलती है। जैसे आटा गूंथने के लिए आप कैसे उसको मसते हो, ऐसे सब कुछ जो आपने खाया है, चाहे अलग अलग रंग का, अलग अलग स्वाद का, अलग अलग आकार का, अलग अलग टेस्ट का, कोई तरल कोई ठोस, सबको एक रस कर दिया, यहाँ मिक्स कर दिया जाता है। परफेक्ट मिक्सर बना करके फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेट की दीवारों पर दबाव बना, तो उससे जुड़ी हुई छोटी आंत, छोटी आंत और पेट के बीच में जो वाल्व है, डियोडिनम है, वो खुलता है। थोड़ा सा अन्न धकेल दिया जाता है आंत की तरफ। जैसे ये कंप्रेस हुआ तो थोड़ा सा अन्न आंत की तरफ धकेल दिया जाता है। ये घटना निरंतर चलती। जैसे आंत में अन्न का कोई अंश गया, वहां भी एक्शन रिएक्शन शुरू। पूरी आंत पर लहर की तरह एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का चालू हो जाता है, लहर की तरह, और वो आगे धकेलता रहता है उस आंत में आए हुए अन्न को। पूरे पेट में झिगजैग फैशन में छोटी आंत फैली हुई है। वहां पूरा इसका डाइजेशन अच्छे से, सब वहां पर रसायनों का, स्टमक में भी रसायनों का प्रभाव होता है। लीवर आपका जो है वो बाइल डक्ट इधर डाल देता है। आपकी जो पेनक्रियाज में इंसुलिन पहुंचाती है, तमाम रसायन आपके उदर में सारे भोजन के साथ मिक्स किए जाते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है। वही रिएक्शन आपके आंतों में भी होता है और आंतों तक ट्रेवल करते करते ये पूरी तरह पच चुका है। अब ये पच करके जितने
मिनरल्स इसमें थे, जितने न्यूट्रिएंट्स थे, जितने पोषक तत्व थे, सब अलग कर लिए गए और उनको ब्लड में डिसॉल्व करके जहां जहां जो जो स्टोर होना है वहां भेज दिया गया। अब बचा सॉलिड। अब बड़ी आंत और छोटी आंत, उसके जंक्शन पर एक फिल्टर लगा हुआ। जितना तरल तत्व उसमें है, लिक्विड, उतना सोख लिया जाता है और वो उसमें से जितनी तरलता शरीर के लिए जरूरी है वो शरीर में स्टोर हो जाती है और बाकी ब्लैडर की तरफ जाकर के मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। बचा सॉलिड रेसिड्यूअल, ये बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में गया हुआ पदार्थ, अगर आपने ऐसी कोई चीज खाई है जो रेशेदार है तो वो ब्रश की तरह अंदर पहले का भी कुछ अगर रुका हुआ है तो उसको खुरच करके निकालता है और वहां भी वही एक्शन रिएक्शन बड़ी आंत में भी। वो बहुत फ्लेक्सिबल है, इसकी जो दीवारें हैं आंत की वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बार बार सिकुड़ती हैं फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फैलती हैं। और ये सिकुड़न और फैलाव से ये बड़ी आंत जो है वो ये असेंडिंग पोर्शन, ये ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ हिस्सा है। फिर एक ट्रांसवर्स सेक्शन है डायफ्राम के ठीक नीचे, और फिर एक डिसेंडिंग पोर्शन है जो रेक्टम से जुड़ जाता है। इस सारे मल को बार बार धक्का लगाते हुए, धकेलते हुए ऊपर से फिर बाईं तरफ और बाईं तरफ से रेक्टम की तरफ भेज दिया जाता है, बाउल में स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे बाउल में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं उसकी दीवारों पर तनाव आने लगता है और ये तनाव ही हमको प्रेशर के रूप में फील होता है कि अब शौच के लिए जाना पड़ेगा। ये प्रेशर कैसे फील होता है? वो बाउल में स्टोर होने लगता है। जब प्रेशर बनता है आप शौच के लिए जाते हो, वो सारा मल फेंक दिया जाता है शरीर से बाहर, आप मुक्त हो जाते हो अपशिष्ट पदार्थों से। आपने अगर कोई आहार ऐसा लिया है जिसकी स्टिकी प्रॉपर्टी है, मैदा गूंथते हो आप, पता है क्या होता है? हाथों पे चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से छुड़ाना होता है। जैसा वो हाथों पे चिपक रहा है ऐसा आंतों पे भी चिपकता है। ड्यूरिंग डाइजेशन वो उसकी स्टिकी प्रॉपर्टी अपनी जगह है ही, वो नहीं छूटती, तो ये आंतों पर लेयर बनाने लगता है। अभी दिक्कत यहाँ से क्या शुरू होती है? आपकी आंतें हैं नेचुरली फ्लेक्सिबल, सिकुड़ने फैलने के लिए सक्षम है। अंदर काई जम गई, वो कड़ी है, वो ठोस है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आपकी आंतों की फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट हो गई, अंदर काई की परत जम गई। अब ये पूरी तरह ना तो सिकुड़ रही ना फैल रही, तो इसलिए डाइजेशन नहीं कर रही। आपका फूड, आप बहुत अच्छे अच्छे पोषक पदार्थ सारे ले रहे हो लेकिन शरीर को लगते नहीं है। क्यों नहीं लगते? डाइजेस्ट नहीं हो गए, ठीक ठीक डाइजेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि आपके आंतों की गति मंद पड़ गई। इसी का नाम है जठराग्नि का मंद हो जाना। इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो गई। जिसकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो है उसकी जठराग्नि मंद है, उसका भोजन पचता नहीं, शरीर को लगता नहीं। तो अच्छे से ये मूवमेंट चले, ऐसे पदार्थों से बचना। तो खास करके मैदा और मैदे से बने हुए सारे पदार्थ, अब आप तय कर लेना आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो सब अंदर जाकर के ये उपद्रव खड़ा करने वाले हैं, ये आपके आंतों की क्षमता को प्रभावित करने वाले हैं। और चलो छोटी आंत तक तो फिर भी थोड़ा रहम करता है वो कुदरत हमारे ऊपर, वहाँ सेमी लिक्विड फॉर्म में है, वो पेस्ट फॉर्म में धकेल दिया जाता है। ये इनके प्रकार आते थोड़ा सा धक्का लगा देती है तो वो ज़्यादा नहीं चिपकता क्योंकि अर्ध तरल अवस्था में है। लेकिन जैसे ही बड़ी आंत में प्रवेश किया, अब वहाँ से सारा पानी अलग कर लिया गया है, अब ये सॉलिड रेसिड्यूल है, तो ये तो और गहरी और चिपकता जाएगा। ये कब्ज जो है उसका निवास स्थान है बड़ी आंत। अगर बड़ी आंत आपकी एक्टिव नहीं है तो आपको कब्ज होगा ही, और कब्ज सारे रोगों की नानी है, वो माँ की बीमारी, सारे रोग उसी से पैदा होते हैं। तो जिसने कब्ज तोड़ दिया उसने ये दुष्चक्र तोड़ दिया बीमारियों।
बाकी सारी बीमारियों पर अनुकूल प्रभाव दिख जाएगा। केवल एक कब्ज मिटा दो, पाचन ठीक हो जाए, कब्ज नहीं रहे, आपकी सारी बीमारियां विदा हो जाएगी। तो ये पाचन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसको कैसे प्रभावित करना, तो हमने क्रियाओं को भी 3 स्तर पर बांट दिया। क्रियाओं को 3 स्तर पर बांट दिया। पहला स्तर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, पहले प्रभावित उसको करेंगे। तो जिस रबर की नली में काई जमी हुई हो, कल्पना करो एक रबर की नली है, उसमें अंदर काई जम गई है। रबर फ्लेक्सिबल है, हमने उसके 2 सिरे पकड़े और ऐसे स्ट्रेच किया। जैसे आप स्ट्रेच करोगे वो रबर खिंच जाएगा, लेकिन अंदर की जो लेयर है वो उसकी दीवारों से छिटक जाएगी। अगर ये कर पाए हाथों के साथ तो आपके कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। वो चिपका हुआ मल छोड़ देगा हाथों। तो इसके लिए जो पहला प्रयोग है उसका नाम है प्लाविनी प्राणायाम। प्लवन यानी तैरना। प्लवन संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है तैरना। कौन सी चीज तैरती है और कौन सी डूबती? जो वजन में भारी है वो डूब जाएगी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक है वो डूब जाएगी। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, जिसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है, वो हल्की हो तैरेगी। आप जब कब्ज से ग्रसित होते हो आप डूबे हुए होते हो। आपकी पूरी पर्सनैलिटी में वो भारीपन, आप बड़े बोझिल होते हो, बेवजह चिढ़ते रहते हो, बेवजह लोगों से लड़ते रहते हो। जिस दिन कब्ज हुए और जिस दिन पेट सुबह खुल के साफ हो जाए, उस दिन की प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सारा दिन भर आप तितलियों की तरह उड़ते हुए मौज में रहते हो, मस्ती में रहते हो, खाना पीना भी अच्छा लगता है। और कब्ज हो जाए उस दिन आपके कितने ही बहुत पसंद की डिश भी बना दे बड़े, तो भी आप उसमें मीन में निकाल दो। वो गड़बड़ अंदर से है। इस गड़बड़ को ठीक करने का पहला उपाय है प्लाविनी प्राणायाम। तो जिसको तैरना नहीं आता वो क्या करता है, जुगाड़, एक रबर की ट्यूब में हवा भर लेता है, उसको कमर पे बांध लेता है, अब बिंदास तैरता है। हाथ पैर भी नहीं चलाना है उसको, कुछ श्रम नहीं करना है और तैरता रहेगा। ऐसे आप कैसे, आपके पास बलून है जो यही है मध्य में, उस बलून में हवा भरनी है। ये प्लाविनी कुंभक में क्या करना है, हवा भरते हुए पेट को फुलाते जाना गुब्बारे की तरह। इतना फुलाओ कि सारा दबाव नाभि पे एक्युमुलेट हो जाए। आपको ऐसा भय लगे कि बस अब नाभि पे से हवा बाहर निकल जाएगी। निकलेगी नहीं, पक्का जोर है, डरना मत। पर नाभि पे पूरा प्रेशर हवा का, जैसे ही प्रेशर नाभि पे आएगा ये पूरी विसरल कैविटी एक्सपांड हो रही है। तो आपका जो असेंडिंग पोर्शन है हाथों का, जो ट्रांसफर सेक्शन है, डिसेंडिंग पोर्शन, तीनों पर खिंचाओ। यानी जैसे नली पकड़ के आपने खींची, एक उदाहरण से हमने समझा ना कि नली के 2 सिरे पकड़ के, तो ऐसे हमने जब पेट को विस्तार दिया तो आपकी बड़ी आंत पर खिंचाव आया। और ये खिंचाव पॉजिटिव है, ये वो छिटक जाएगा मल जो अंदर रुका हुआ है। ऐसा अंदर श्वास रोका, जितनी देर पेट फूला रहे, हवा का दबाव नाभि पर रहे, श्वास को रोक के रखना है। जब नहीं रुक पाए, नाभि को संकुचित करते हुए श्वास को बाहर निकालना है और उड़ियान बंद लगा करके वायु कुंभक। तो हमने 2 तरफा प्रभाव किया हाथों पर। एक बार खिंचाव दिया, विस्तार किया, दूसरी बार संकुचन किया। तो विस्तार और संकुचन यही तो इसको करना है, इसका नेचुरल एक्टिविटी तो यही है। तो उसको हमने एक्सेलरेट किया। जैसे ही हाथों की ये गति विस्तार और संकुचन की एक्सेलरेट हुई, सारा पुराना मल भी धकेल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। और ऐसा अगर आप रोज सुबह उठते ही ऊषापान करो, ऊषापान मानी बिना कुल्ला किए 3 से 4 गिलास पानी उकड़ू बैठ करके पी लो। ये सुबह पानी पीते ही तुरंत ये क्रिया कर लो। खूब पेट को फुलाओ गुब्बारे जैसा और खूब सिकोड़ दो, खूब फैलाओ, खूब सिकोड़ दो।
फैला करके 2 क्षण रुको, दबा करके 2 क्षण रुको, और ऐसा 10-20 बार चला लो पानी पीने के जस्ट बाद। फिर देखो आप कैसा प्रहार होता है आपके कब्ज पर, कि सालों साल का रुका हुआ गंदा सब निकल जाए, फ्रेश आउट करके देखना। तो आज अपन इतना ही। किसी का कोई सवाल है? कल अपन सीखेंगे ये पहली क्रिया प्लाविनी, 2 क्रियाएं और है जिनका आज केवल परिचय दे दूं, फिर आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये तो थी क्रिया हमारी बड़ी आंत के लिए। दूसरी क्रिया है छोटी आंत के लिए, क्योंकि छोटी आंत की भी अगर एक्टिविटी स्लो हुई तो पाचन ठीक नहीं होगा। न्यूट्रिएंट्स होने के बावजूद आपने जो भोजन लिया वो सारे न्यूट्रिएंट्स का रिच स्टोरेज उसमें, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो इसलिए छोटी आंत के लिए दूसरी क्रिया है, उसका नाम है अग्निसार, जठराग्नि को बढ़ाने वाली। और तीसरी क्रिया है मुंह से लेकर स्टमक तक, पूरी ईसोफेगस हमारी अन्न नली और स्टमक, इनको शुद्ध करने वाली वायु भक्षण की क्रिया। तो ये 3 क्रियाएं अपन कल सीखेंगे। अपना लक्ष्य कल के लिए है। कुछ पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल। कुछ नियम बहुत अनिवार्य हैं भोजन के लिए, जो सदैव पालन करना चाहिए। आपकी शारीरिक अवस्था तो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जिस समय आप भोजन ले रहे हो उस समय आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा सक्रिय है? पाचन तंत्र। सारा वर्कलोड उसी के ऊपर है मैक्सिमम। अगर आप खड़े रह करके खाना खा रहे हो तो मैक्सिमम ब्लड फ्लो किधर है? पैरों की तरफ। तो ये तो बेचारा वंचित रह जाएगा ना। और अगर बैठ करके खाते हो तो लेग्स क्रॉस किया, पालथी लगा के बैठे हो, ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आपने रेजिस्ट कर दिया। मैक्सिमम ब्लड फ्लो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ तो सपोर्ट करेगा उसको। तो इसलिए बैठ के खाना चाहिए। ये तो बात सही है। भूख लगी हो तो ही खाना, अरे भूख नहीं हो तो एक निवाला भी मुंह में रखना आपके लिए जहर के समान है। ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि वास्तव में भूख लगी या नहीं लगी। क्योंकि कई बार वो डिमांड मन की होती है, बॉडी की नहीं होती। भूख माने शरीर की जरूरत। शरीर में लेक ऑफ एनर्जी अगर हो रहा है तो शरीर खुद डिमांड करेगा, वो मांगेगा नहीं अब खाना चाहिए। वो जो खाना चाहिए वाली भूख है वो असल भूख है, और जो स्वाद के पीछे लगी हुई भूख है वो मन की भूख। अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं और मन की भूख के पीछे चल करके शरीर के जरूरत के बगैर खा लेते हैं। तो भूख लगी हो तो खाना, भूख नहीं हो तो, भूख लगी हो तो जरूर खाना। हम अक्सर यहाँ भी गड़बड़ करते हैं। भूख लगी हुई है और बहुत मशगूल है अपने काम में, इग्नोर करते हैं उसको। हमारा सारा सिस्टम एक बार आपको भूख लगी हुई इसलिए एक्टिवेट होता है क्योंकि वो सुपर ऑटोमाइज्ड है। टाइमर लगे हुए हैं। आपकी रोज 11 बजे खाने की आदत है, 11 बजे भूख लग जाएगी। भूख लग गई माने आपके लीवर ने बाइल डक्ट सिक्रेट कर दिया, आपके स्टमक में भेज दिया। अब आपने खाना नहीं भेजा, वो पड़ा है वहां पर। अब वहां पे ऐठन हो गई पेट में, आप इग्नोर कर रहे हो। आपने 2 घंटे बाद भोजन किया, अब इस सिस्टम को फिर काम करना है, मजबूरी है उसकी। फिर उसने बाइल डक्ट बनाया, फिर डाल दिया। अब सरप्लस एसिड हो गया पेट में, फिर क्या होगा? एसिडिटी होगी, फिर जलन होगी। तो हमने खुद ने बुलाया ना, बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। समय सुनिश्चित करो। एक आहार लेने के बाद आपके सिस्टम को 3 घंटे लगातार नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। नॉन स्टॉप 3 घंटे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट रहता है। आप हर आधे घंटे में, 1 घंटे में लेटर बॉक्स में कुछ डालते हैं, इसे डालते चले जा रहे हैं। क्या बना रखा है इसको? कूड़ादान। एक फूड इनटेक और दूसरे फूड इनटेक में एटलीस्ट 6 आवर्स की डिस्टेंस होनी चाहिए। 3 घंटा उसको काम के लिए और 3 घंटा आराम के लिए। किसी लेबर को आप हायर करो,
बोलो तेरा मुंह मांगा पैसा देंगे, काम 24 घंटे करना पड़ेगा बिना रुके, नहीं मिलेगा। मिल जाए तो एक दिन काम कर जाएगा, दूसरे दिन गायब हो जाएगा। ये सिस्टम कब तक आपका साथ देगा? तो खाने पीने के समय का निर्धारण करो। भूख लगी हो तो खा लो, नहीं तो नहीं। अगर आप आहार के साथ पानी पी रहे हो तो ये भी बहुत संतुलित सिस्टमेटिक होना चाहिए। भोजन के मध्य में घूंट दो घूंट पानी अमृत के समान काम करता है, लेकिन भोजन के दौरान अधिक पिया हुआ पानी आपकी डाइजेस्टिव एनर्जी को डाइल्यूट कर देता है। वो जो बॉइल डक बनाया ना लीवर ने, वो एसिडिक है, और उसमें पानी मिल गया, डाइल्यूट हो गया, वो उसकी एसिडिटी, उसकी जो क्षमता है वो कम हो गई, सांद्रता कम हो गई उस तेजाब की, भोजन पचेगा ही नहीं। तो भोजन के 1 घंटा पहले आप पानी पी लो, पीना है तो, और 1 घंटे बाद तो स्वाभाविक रूप से ऐसी प्यास लगेगी कि पानी आपको अमृत लगेगा। दिन भर में पानी की मात्रा निश्चित करो अपने लिए। आहार करते समय मौन, यथासंभव एकांत, और जो आहार आपको मिला है उसके प्रति कभी आपने उस परमेश्वर के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो ये नियम बनो। जिस समय आप थाली पे बैठे हो, आपके सामने जो आहार आया है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको भूख लगी हुई है लेकिन आहार उनको सुलभ नहीं है, भूखे हैं जिस समय आपको आहार मिला है। कितनी बड़ी कृपा है उस प्रभु की कि उसने आपको आहार सुलभ करा दिया, उसी की कृपा है। आप समझते होंगे कि आपके घर के जो कमाने वाले मर्द हैं वो आपको आहार दे रहे हैं। कितना ही धन कमाया हुआ हो और आहार सुलभ नहीं हो, वो अगर समय पे वनस्पति को उत्पन्न ना करे, उसको परिपक्व ना करे, पकाए नहीं, तो आपके खाने योग्य नहीं रहे, आप कैसे जी सकते हो? तो महती कृपा तो उसी की है, तो उसको थैंक्स जरूर बोलो। धन्यवाद का भाव होना चाहिए हमारे अंदर जब भोजन करना, तो वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद हो गया तो गुण दोषों का विवेचन नहीं। समय तो हो गया, थोड़ा ज्यादा ही ले रहा हूँ मैं समय, 5 मिनट तो ऊपर हो गया। उनके गुण दोषों का विवेचन नहीं, जो सामने आया है थाली में उस प्रभु का प्रसाद है, इसलिए वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर। तो फिर सारे झगड़े खत्म करके आहार को मौन में शांत चित्त मन से, अगर मन में उद्वेग है तो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, शवासन कर लो, मन को शांत कर लो, फिर आहार। ये कुछ चीजें हैं और कल अपन विस्तार से बात करेंगे। ओंकार नाथ। पानी पीना चाहिए तो भोजन करते हैं, लेकिन अपन जैसे छाछ लेते हैं या केरी का पानी लेते हैं तो वो लेना चाहिए, वो भी लिक्विड है। लिक्विड जरूर है, लेकिन तरल आहार है, पानी अलग चीज है, वो तरल आहार है। तो आप आहार 4 रूपों में लेते हो, कुछ ठोस, कुछ तरल, कुछ क्या कहेंगे उसको, लेय, यानी जो जो सेमी लिक्विड फॉर्म में, वैसा भी होता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के आहार हैं। और जल तो विशुद्ध जल है। कॉलेज में हमको कह रहे थे आज का भोजन सबसे अच्छा, एक नारा लगवाते थे हम कैंप में, भोजन करते समय 3 बार लगाते, आज का भोजन सबसे अच्छा। क्या उस भाव के साथ खाओ तो फिर, और जब वो प्रभु का प्रसाद हो गया तो फिर बाकी सारे सब चीजें गौण हो गई। भोजन के बाद जैसे पान खाते हैं तो वो 10-15 मिनट बाद खाते हैं लोग। ये किसी आयुर्वेद शास्त्री से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर आपको समाधान कर पाएगा, मेरा विषय नहीं है, और मैंने तो पान खाया नहीं है, मुझे पता नहीं। लोग तारीफ करते हैं पान खाना, पर वो पान के साथ फिर दूसरी चीजें अगर जुड़ती चली जाती है तो वो बड़ा मामला झंझट वाला हो जाता है, फिर वो 420 चालू हो जाती है। ओंकार।
से एक महिलाओं की एक और आदत रहती है, चाय पी लेते भूख खत्म करने की। भूख लगी आधा कप चाय पी ले, एक कप चाय पी ले, वो सब खत्म हो जाता है। और एक गिलास चाय पीने का तो फिर भगवान मान लेता है। उसके बाद तो भूख का